ठीक है, पहली बात तो ये बता दूं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस। क्या? अब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। मैं डायग्रामेटिक ही बताऊंगा जल्दी, ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। और ये आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप कुछ कुछ एरिया में अलग अलग चीजें करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया पूरा क्लियर मिले, सवाल घुमाए भी तो आप समझ पाए। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही कंपार्टमेंट्स होंगे। इन कंपार्टमेंट्स का नाम है, सारी बातें मैं बताऊंगा, बस ध्यान से समझते रहना। अब टेस्टिस जो है ना, ये एक बैग में रहता है, और इस बैग का नाम है स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक। और इसका जो तापमान होगा, टेम्परेचर, ये 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, लेस देन बॉडी टेम्परेचर। क्यों? अगर इतनी तापमान इसमें नहीं रहती है, मतलब शारीरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री से 2.5 डिग्री 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कम इसका तापमान नहीं रहता है, तो इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होगा ही नहीं, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। तो नीडेड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, ये तापमान जरूरी है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, शुक्राणुओं के सृजन के लिए इतना ही तापमान चाहिए। मतलब अगर आपके शरीर का तापमान बाहर का 37 है, तो अंदर का कितना है? 35.5 टू 36, 34.5 टू 35, ठीक है ना? ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये तो समझ गए आप, स्क्रोटल सैक, ठीक है, जिसमें टेस्टिस रहता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस पूरे एरिया को स्क्रोटम कहते हैं, जिसके अंदर स्क्रोटल सैक है। अब ये जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स।
अब टेस्टिक्यूलर लोब्यूल अगर आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो टेस्टिस के अंदर के ये लोब्यूल मतलब गांठ गांठ दिख रहे हैं, और ये क्या कहा जाएगा, दीज आर कंपार्टमेंट्स, ये कंपार्टमेंट है किसके, टेस्टिस के। तो टेस्टिस के ये खांचे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब इनकी संख्या पूछेगा, नंबर, तो इनकी संख्या होती है 200 टू 250। तो 200 से 250 कंपार्टमेंट होंगे जिसका नाम होगा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में होंगे 2 से 3 हाईली कॉइल्ड, मतलब बहुत ज्यादा कुंडलित सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। मुझे उम्मीद है आप सभी को दिख रहा है बोर्ड पे, है ना, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान से समझिएगा, हमारा टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक में है। स्क्रोटल सैक का तापमान 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए शरीर के तापमान से, नहीं तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी शुक्राणु का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हमें टेस्टिस के बाहर वाले कवरिंग का पता चल गया। टेस्टिस के अंदर जब हम आते हैं तो हमें दिखता है 200 से 250 कंपार्टमेंट, खांचे, जिसका नाम है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। अब हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में हम देखते हैं कि 2 से 3 बहुत पतले पतले घूमे हुए सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, मतलब छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं हैं। और इस सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म अभी स्पर्म नहीं है, अभी क्या है, स्पर्मेटोजोआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अगर आपसे पूछेगा तो कहां बताओगे, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कितनी की संख्या में होती हैं, 2 से 3। और उनका तरीका कैसा होता है, तो बहुत ज्यादा घूर्णित नलिकाएं होती हैं इन कंपार्टमेंट्स के अंदर, और इन कंपार्टमेंट्स का नाम है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, जो कि हमारे कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टिस हैं। इज इट क्लियर? और इनकी संख्या कितनी, 200 से 250। तो एक में 2 से 3, तो 250 में 250 इंटू 3। क्लियर है? सोनू पूरा हिंदी है, ठीक है ना? अच्छा मनीषा, आपने इतना पढ़ लिया कि यू वांट एन ओपन अ क्लिनिक ऑफ योरसेल्फ। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाया अभी तो, ठीक है। अब देखिए, तो यहां मतलब स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हो चुका होगा। उसके बाद देखिए, यही स्पर्मेटोजोआज आगे ऐसे बढ़ते हैं, और ये कहलाते हैं अब स्पर्मेटिड्स। तो जब स्पर्मेटोजोआ मोटिलिटी दिखाने लगे, मतलब बढ़ने लगे, तो स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। बहुत संख्या में होते हैं तो वो स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको अभी तो अभी जानने भी नहीं है। स्पर्माथिका, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, यहां तो था स्पर्मेटोजोआ था, लेकिन आगे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, थोड़ा खाना पीना मिलेगा, तो ये भी थोड़ा तगड़ा हो जाएगा। जब ये तगड़े होंगे तो फिर आगे भागने की कोशिश करेंगे, आगे भागेंगे तो यहां पहुंचेंगे। देखते रहिए, धीरे धीरे इनको शेप मिल रहा है। शेप इसलिए मिला क्योंकि इनको क्या मिल रहा है, अब खाना मिल रहा है। इसको खाना मिल रहा है, हमारे यही डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआज हैं। ये डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआज हैं, स्पर्म शुक्राणु हैं जो हमारे टेस्टिस के अंदर बन रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान देते चलिएगा, समय समाप्त होने वाला है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आधा पढ़ाने का मतलब फिर से पढ़ाना पड़ेगा, समझ में ही नहीं आएगा, और समझ में आ गया तो फिर पूरा ही समझ में आ जाएगा। तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं इस टॉपिक को, लेकिन ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट लेते हो आप किसी और वजह से, लेकिन इंटरेस्टिंग बन जाती है किसी और वजह से। क्योंकि जब आप हकीकत जानते हो तो आपको समझ में आता है, अरे यार ऐसे था। ठीक है, देखो, तो आपके टेस्टिस में ये कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन। और इसी स्पर्मेटोजोआ को हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो आपके डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है ना,
इनको क्या मिलेगा? अब क्या मिलना चाहिए? इनको मिलना चाहिए न्यूट्रिशन, पोषण मिलेगा ना भाई, खाना दोगे ना, नहीं तो जिएगा कैसे ये? तो न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलता है। भाई साहब आपसे पूछा जाएगा कि इसको पोषण दिया किसने, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं जिसका नाम है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मतलब बहुत भीतर। इंटरस्टिशियल सेल्स इसके ऑफ लेडिग, उसका नाम है LEYDIG। ये कुछ कुछ नाम आपको याद रखना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जाओगे तो कंटेंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग एंड सर्टोली सेल्स, SERTOLI, सर्टोली सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग और सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करती है? हमारे डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ये जो है ना, इनको न्यूट्रिशन जब पोषण देती है तब ये स्पर्मेटिड बन के आगे मोटिलिटी दिखाने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद ये एक एरिया में आके ऐसे इकट्ठे होने लगते हैं, समझ रहे हो? ये ऐसे आके एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं। ये तब की बात है जब इंसान प्रौढ़ावस्था को पहुंच चुका है, जवानी आ चुकी है, चाहे लड़का हो या, इसमें तो लड़के की बात हो रही है, इसमें लड़की की तो बात हो ही नहीं रही है। देखिए, याद रखना इस डायग्राम को फिर से मैं बनाने वाला नहीं हूं, इसलिए कोई भी बच्चे सेशन छोड़ के नहीं जाएंगे, वरना मैं समझाने वाला भी नहीं हूं। और ये आपके आखिरी टॉपिक है GS6 के, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो आपको दिखा रहा हूं ना मैं, दिस इज योर रेटे टेस्टिस, इसका नाम है रेटेट, यहां नहीं लिख रहा, जगह भी चाहिए यार। ये है आपका रेटे टेस्टिस, RETETESTES, रेटे टेस्टिस इसका नाम है, ठीक है ना। और ये है क्या? तो अक्यूमुलेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ये सारे स्पर्मेटिड्स वहां जाके अक्यूमुलेट हो चुके हैं। ये है क्या? अक्यूमुलेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो यहां से यहां तक ये गए कैसे? सवाल ये है कि अब इस स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन मिला तो ये स्पर्मेटिड बन चुका है, और स्पर्मेटिड बन के यहां इकट्ठा हो गए। सवाल ये है कि यहां से यहां तक गए कैसे? तब आपको बताना पड़ेगा कि यहां से यहां तक ऐसे एक कनेक्शन जैसा दिखता है, ऐसा लगता है कि जाले जैसा है और एक कनेक्शन है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़े हकीकत से रूबरू कराऊं, ताकि आपके दिमाग में बैकग्राउंड में एक इमेज चल रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, यार क्या खूबसूरत तरीके से प्रभु ने हमारे शरीर का गठन किया है। और ये जो आज के दिन में क्राइम, रेप्स एंड बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसका कितना गलत, हमारे मतलब इंसानी शरीरों का कितना गलत फायदा उठाया जा रहा है। तो ये है हमारे स्पर्मेटिड के इकट्ठे होने का जगह, ठीक है। यहाँ ये सब हमारे स्पर्मेटिड्स आके इकट्ठा हो रहे हैं, और ये कनेक्टेड किससे है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कनेक्टेड किससे है, तो ये कनेक्टेड है इससे, और इसका नाम है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया। तो मर्दों के टेस्टिस में कितनी सारी चीज होती हैं, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपके टेस्टिस में नीचे 200 से 250 कंपार्टमेंट, जिसका नाम है 70। मैं अलग अलग लेयर को काट काट के दिखाया हूं, वरना होता तो सब कंपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है ना। जरा ध्यान से समझिएगा। केशव, तुम्हारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, एक ही बार बार बात नहीं लिखो। रिमेनिंग रिमेनिंग पहले का पढ़ लिया क्या? रिमेनिंग 4 बड़े बड़े टॉपिक्स करवा दिया, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम खत्म कर लिए। बाद का चाहिए?
चल रही है इतनी खतरनाक सी टॉपिक और तुम नोट्स के ही इसमें लिखे रहो, क्योंकि मैं जब घूम रहा हूं ना तो ये देख रहा हूं कि किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है, और आप नोट में ले जा रहे हो, तो मेरे दिमाग को आप घुमा रहे हो, तो उससे नुकसान क्या होगा? आपका नुकसान है, मेरा नहीं। मैं जो समझाना चाहता हूं वो नहीं समझाऊंगा, दिमाग से हट जाएगी। तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब फॉर नोट्स। यार क्या नोट्स इतने बढ़िया से कर रहे हैं, बनाओ ना इसको। मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे मैं डालता हूं, मैं कितना भी तुम चिल्लाते रहो मैं नहीं डालूंगा, भले ही मेरे करियर व्हील के ऊपर से ही प्रेशर पड़े, मैं नहीं डालता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे करने से आप पढ़ोगे नहीं। जैसे जैसे मैं डाल रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते रहो। अभी इतनी भयानक सी चीजें डाला है, हिंदी में नोट्स डलवाया, पढ़ लिया उसे? नहीं पढ़ा? बोलोगे सर मिला नहीं। मैं बोल रहा हूं ना कि क्लास खत्म होते मैं चेक करवाता हूं। वाई आर यू वेस्टिंग द टाइम? 6 बजे जानते हो आपकी बैच ऑफ होने वाली है, उसके बाद भी आप कंटिन्यूअसली ये मैसेज किए जा रहे हैं। या तो आप कह दो आप मैं छोड़ देता हूं क्लास, बंद करो, अगले दिन ही पढ़ेंगे और टाइम लेंगे, एक हफ्ते छुट्टी पे जाऊंगा, उसके बाद आएंगे तब GS 6-7 खत्म होगा। इससे नुकसान किसका है? तुम्हारा। अक्सर देख रहा हूं, बाकी टीचर से भी मुझे सुनने को मिलता है कि सर कुछ बच्चे हैं जो परेशान कर देते हैं नोट्स वगैरह के लिए। क्यों भाई? आपको करियर विल इतना अच्छा एजुकेशन दे रही है, क्यों? या आप थोड़ा सा अपना टाइम इस पे लगाएं। इरिटेट कर देते हो। देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूं, लेट मी स्माइल। ठीक है, आपका ये क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल, और हर एक टिब्यूल के अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। वो स्पर्मेटोजोआ को जब न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलती है, सर्टोली सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, मतलब लेडिग के बहुत अंदर रहने वाली कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं से पोषण मिलती है स्पर्मेटोजोआ को। ठीक है, तब वो बन जाता है स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड आके इकट्ठे होते हैं, और वो जुड़े किसे रहते हैं? जिस रास्ते से वो जाते हैं रेटेड टेस्टिस के पास। रेटेड टेस्टिस वो जगह है जहां स्पर्मेटिड्स इकट्ठे होते हैं। तो यहां से वहां तक गया किससे? तो इस रास्ते जिसका नाम है वासा एफरेंशिया। ठीक है, हाँ मेरा ही है केशव, वो मेरा ही है नोट्स। जो बायो रिमेनिंग करके जो नोट्स है वो मेरा ही है केशव। ठीक है, अब शांत हो जाओ और देखो इधर। मैं गुस्सा नहीं करता, मैं समझाता हूं। मैं ये परेशान हो जाता हूं कि मैं जब समझाता हूं तो लोग समझते क्यों नहीं। गुस्सा गुस्सा नहीं करता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये देखो, यहां आने के बाद, रेटेड टेस्टिस में आने के बाद, वो धीरे धीरे जब आप का सेक्सुअल हार्मोन्स एक्साइट होगा ना, जब आपके शरीर के सेक्सुअल हार्मोन्स एक्साइट होंगे, तो ये सारे स्पर्मेटिड्स आके यहाँ इकट्ठे होते हैं रीजन में। ठीक है ना, ये वो रीजन है जहां सारे आके स्पर्मेटिड्स आपके इकट्ठे होते हैं, है ना। ये आप मच्योर्ड स्पर्मेटिड्स कह सकते हो, मतलब स्पर्म ही है, कह सकते हो। ये क्या है? सब स्पर्म है जो आके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, है ना? ऐसे भरे रहते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं हटाता हूँ क्योंकि अब आपको वो उसका जो एक्सटर्नल पार्ट है वो दिखाना है।
टाइम हुआ नहीं है ना अभी? हाँ, कल दोनों खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है J6 का। ये आपके है पीनिस, और ये 3 सिलिंड्रिकल रॉड से बनता है। 3 सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, बस ये मिटा रहा हूँ, है ना। ठीक है, देखो इसे कहते हैं हम ग्लांस पेनिस, GLANS, ग्लांस। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेनिस। और ये जो होते हैं ना, ये वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर क्या है, सिलेंडर्स हैं, वर्टिकल सिलेंडर्स। और ये वर्टिकल सिलेंडर्स बने किसके होते हैं? तो दीज वर्टिकल सिलेंडर्स आर मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है ऐसे उत्तक जो समय आने पे इरेक्ट हो सकते हैं, मतलब खड़े हो सकते हैं। तो ये उत्तक जब समय आने पे, जब ये हार्मोन के एक्शन में आते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा, नमस्कार सर, हार्मोन के एक्शन में आते ही ये क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं। इसीलिए ये जो पीनिस होता है वो बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? इसके अंदर जो भरने वाला जो द्रव्य है ना, वो हमारे शरीर का खून होता है। ये 3 वर्टिकल सिलेंडर्स होते हैं जो बने हुए हैं आपके इरेक्टाइल टिश्यू से। और इसके अंदर जो भरता है खून, वो शुद्ध रक्त होता है हमारे बॉडी का, है ना, ब्लड होता है। दीज आर 3 वर्टिकल सिलेंडर्स जिसके अंदर प्योर ब्लड भरता है, और वो बना किससे? इरेक्टाइल टिश्यू से। अब यहां देखें, इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल, VESICLE, सेमिनल वेसिकल। और ये जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बूढ़े लोगों में जनरली देखा गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाता है और बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। बुढ़ापे में चांसेस रहते हैं, इसीलिए बुढ़ापे में कम से कम 50 साल के बाद एक बार प्रोस्टेट का टेस्ट करवा लेना चाहिए कि प्रोस्टेट बढ़ा तो नहीं है, क्योंकि आगे जाके फिर दिक्कत हो सकती है। और ये जो आपको 2 गोलियों बलून की तरह छोटी सी दिख रही है, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। दैट इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, BULBO, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। और ये जो जगह दिख रहा है ना, जो काला काला सा दिख रहा है, जिसमें स्पर्म अभी भरा हुआ है, अभी देखो स्पर्म गया नहीं है इस रास्ते में। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी स्पर्म गया नहीं है, क्योंकि अभी बंदा एक्साइटेड नहीं है, संभोग के स्थिति में नहीं है, सेक्स अभी करने नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही वो सेक्स करने जाएगा, किसी स्त्री के संपर्क में रहेगा, तो जैसे ही वो एकदम इरेक्ट हो जाएगा, जब पीनिस हार्ड हो जाएगा, तो ये स्पर्म जो है ट्रैवल करता है इससे। जिससे ट्रैवल करता है उसका भी एक नाम है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और जो नसबंदी आपने सुना है ना, वो नसबंदी इन्हीं को काट के किया जाता है। अगर इसको मैं काट के बांध दूं तो ये स्पर्म जाएगा कैसे इसमें?
तो इसको अगर काट के मैं बांध दूं तो यही नसबंदी है मर्दों में, और इसे कहते हैं वासएक्टॉमी। ठीक है ना। ये सर्टोली सेल्स वगैरह ये सारी चीजें मैं मिटा सकता हूं, ये बताओ? ये मिटा सकता हूं तो आगे की बाकी की चीजें मैं बता पाऊंगा, क्योंकि यहां तक तो क्लियर होगा सारी बातें कि कैसे कहां बना स्पर्म, फिर कैसे स्पर्म आके यहां तक पहुंचा, जिस जगह आके स्टोर हुआ था वो रेटेड टेस्टिस। अब रेटेड टेस्टिस से आता है और एक जगह टेम्पोररीली स्टोर होता है, उस जगह का नाम है एपिडिडाइमिस, वो अभी लिखवाऊंगा। ये जो नीचे लिखी हुई बातें उसे मिटा सकते हैं ना। वीडियो को पहले से अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगी, है ना। मुझे जगह तो चाहिए होगा। ये जो वर्टिकल सिलेंडर्स हैं वो किसके बने हुए हैं? इरेक्टाइल टिश्यू के। इरेक्टाइल टिश्यू, तो ये सब डायरेक्ट सवाल हैं, पूछे जाएंगे। इससे बने होते हैं ये वर्टिकल सिलेंडर्स, इरेक्टाइल टिश्यू के। स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन कौन देता है? तो सर्टोली सेल्स। ये सब क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। ये जगह का नाम क्या है? तो वासा एफरेंशिया। ये सब आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। इसका नाम वासा एफरेंशिया, एफरेंशिया। और ये जो है इसका नाम है एपिडिडाइमिस, EPIDYDYMIS, एपिडिडाइमिस। ये बहुत बार पूछता है सीजीएल, क्योंकि ये वो जगह है जहां स्पर्म कुछ समय के लिए टेम्पोररीली स्टोर होती है। तो आप लिखोगे इट इज अ टेम्पोररी स्टोरेज, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म बिफोर इजैक्यूलेशन, बिफोर इजैक्यूलेशन, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म बिफोर इजैक्यूलेशन। दूसरी, ये एपिडिडाइमिस हो गया। अब ये जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते का नाम है, ध्यान से देखना, इसको मैंने इंडिकेट किया है, इसका नाम है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। तो इस वास डिफरेंस से ही क्या जाता है? स्पर्म जाता है किसमें? हमारे पीनिस में। तो ये ऊपर वाले को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, और ये क्या है? हमारा पीनिस। पीनिस किसका बना हुआ है? वर्टिकल सिलेंडर का। कितने वर्टिकल सिलेंडर का? 3 वर्टिकल सिलेंडर का। वो बना किससे है? इरेक्टाइल टिश्यू से, ठीक है ना। और ये क्या है? हमारा यूरेथ्रल ओरिफाइस कहते हैं हम इसे, यूरेथ्रल ओरिफाइस। मतलब ये मूत्र मार्ग भी है और हमारे स्पर्म को भी निकालता है, ठीक है ना। एक ही रास्ते से मर्दों में स्पर्म और मूत्र दोनों निकलता है। इन तीनों का नाम मैंने बता ही दिया, सेमिनल वेसिकल, वर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब वास डिफरेंस ही स्पर्म को लेके यहां जाता है। अगर इसी वास डिफरेंस को हम कट और टाई कर दें तो उस ऑपरेशन का नाम है वासेक्टॉमी, और इसी को कहते हैं पुरुषों में नसबंदी, पुरुषों में नसबंदी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वासेक्टॉमी, वास डिफरेंस कट एंड टाइड, ठीक है। अब देखिएगा, ये अगर काट के जोड़ दूं तो कैसे होगा पता है? अगर नसबंदी करेंगे तो कैसे करेंगे? नसबंदी करने में हम लोग ऐसे ऐसे काट देते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, और इसको ऐसे बांध देते हैं, और इसको भी ऐसे बांध देते हैं। जब ये काट देंगे तो इसी ऑपरेशन का नाम है वासेक्टॉमी। यहाँ अगर दिखाऊं थोड़ा सा तो यहाँ देख लेना, यही है वासेक्टॉमी, कट एंड टाइड। तो वास डिफरेंस को मैंने काट के बांध दिया तो ये क्या हो गया? वासेक्टॉमी। थैंक यू प्रद्युमन। बैच की वैलिडिटी सचिन आपके नेक्स्ट एग्जाम तक होगी सीजीएल के, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ग्लांस पेनिस और यूरेथ्रल ओरिफाइस, सारे सीज क्लियर है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करूं मैं कि इन तीनों का क्या काम है। इसके आगे जब स्पर्म आ ही रहा था तो आराम से निकल जाता, नहीं। तो ये तीनों के जो सिक्रीशंस हैं, तो चला क्या? स्पर्म चला। स्पर्म के साथ क्या मिलेगा? देखो, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज किसमें होता है? फलों में होता है। तो इन तीनों से मिलता है इसको फ्रुक्टोज प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन, PROSTAGLANDINS। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स,
यहां लिख देता हूं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और साथ ही क्या मिलता है, और मिलता है क्लास 1 प्रोटीन, वैसे प्रोटीन जो वर्ग 1 में आते हैं, क्लास 1 प्रोटीन्स। अब फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और क्लास 1 प्रोटीन किसके साथ मिलेगा? स्पर्म के साथ। अब यही स्पर्म जब इसके अंदर आएगा तो वो स्पर्म प्लस ये सारी चीजें मिलके इसको क्या बनाती हैं? सीमेन। अब ये कहा जाएगा सीमेन। तो स्पर्म बना था यहां, जिससे स्पर्मेटोजोआ, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म, और फिर इसे बह के आया और इन तीनों से मिला उसको फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लास 1 प्रोटीन। और अब ये जैसे ही इस ट्रैक्ट में एंटर करेगा पीनिस में, तो वो क्या कहलाएगा? अब सीमेन कहलाएगा। और इसी सीमेन का कहते हैं कि नॉर्मल एजैकुलेशन में, अगर एक बंदा संभोग में है किसी महिला के साथ या नॉर्मली किसी भी प्रोसेस में, तो एक बार में कितना स्पर्म बाहर निकलता है? तो आपको बताना पड़ेगा 5 to 10 ml, 5 से 10 ml नॉर्मल इजैकुलेशन में हमारा सीमेन निकलता है। ठीक है ना? क्लियर है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन अरुण आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं आपसे पूछेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन सीधे जाके अपने डॉक्टर से मिले अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। स्पॉन्जी टिश्यू, हाँ इरेक्टाइल टिश्यू को हम स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होने का कारण दो ही होता है, या तो कोई जेनेटिक अबनॉर्मली है या फिर कोई इंजुरी हो जाती है। अगर कभी चोट वोट लग जाए क्रिकेट खेलने के दौरान, या कभी समझ लो जनरली ऐसा देखा गया है कि बच्चे कूद जाते हैं अचानक से, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं होता, अचानक से कूद जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर समझ लो उस कंडीशन में आपका पीनिस इरेक्ट है और उसी दौरान वो कूद गया, तो इरेक्टाइल टिश्यू टूट जाएंगी, तो जहां से टूटेंगी वो दिक्कत होगा। ठीक है फहीम, आफ्टर इजैकुलेशन जब हमारे शरीर से सीमन बाहर निकल जाता है तो वीकनेस इसलिए फील होता है? आपका अगर ये सवाल है तो मैं आपको ये भी जवाब दे देता हूं। मुझे पता है बहुत सारी बेकार से भी क्वेश्चन अभी आएंगी, लेकिन मैं सबका जवाब दूंगा। ठीक है ना? आखिरी क्लास है ना, मुझे भी अब तो ये जो सीमेन है ये जब बाहर निकलेगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके शरीर से फ्रुक्टोज निकल रहा है, आपके शरीर से प्रोस्टाग्लैंडिन निकल रहा है, जो आपके शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति को बनाए रखता है। फ्रुक्टोज मतलब फ्रूट शुगर, आपके शरीर में जितने भी शुगर मिले थे आपको फ्रूट से, वो सब निकल रहा है। और साथ ही साथ क्लास 1 प्रोटीन जो आपके शरीर में आपके शरीर को बनाता है, क्लास 1 प्रोटीन, वो भी इसमें है। आप ये सोचो कि कल के दिन में एक बच्चे का अगर जन्म होता है तो क्यों होता है? क्योंकि आपके स्पर्म के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशंस थे। किसके? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, सर्टोली सेल्स का न्यूट्रिशन, ये सारे कंपार्टमेंट्स उसको कितने मेहनत मशक्कत से बचाए रख रहे थे। उसके बाद ये स्टोर होके जब यहां आया तो आपके सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने क्या दिया? फ्रुक्टोज दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन दिया और क्लास 1 प्रोटीन दिया। तो जब वो बाहर निकला सिर्फ 5 से 10 ml, तो सोचिए कितनी सारी न्यूट्रिशन को आपने खो दिया। तो ये जो सीमन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही सीमन जाता है जब ओवरी में, और जैसे ही अंडे से मिलता है तो भ्रूण बना देता है, जो ये दर्शाता है कि हमारे जीवन पे, हमारे पृथ्वी पे अगर जीवन आएगा तो केमिकल्स के वजह से ही आता है। नहीं नहीं, डर्टी की बात ही नहीं कर रहा, मतलब ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं ना कि सर वीकनेस क्यों फील हो रहा है, मैं डर्टीनेस की बात नहीं कर रहा। इट इज लाइक, इट इज नॉट, वो क्वेश्चंस जो कभी पूछे नहीं जा सकते उसके पूछने का कोई मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि कभी भी कोई एग्जाम आपसे ये नहीं पूछेगा कि सीमेन निकलने से वीकनेस क्यों फील होता है, राइट? हाँ, आपकी क्वेश्चन थी इसलिए मैंने बता भी दिया। ठीक है ना? अरुण का सवाल है कि सर ड्रग्स या नशा करने का कारण भी हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? ऑब्वियसली, जब आप ड्रग्स और ये ले रहे हैं, समझ लो उस कंडीशन में, एक ऐसा कंडीशन जिसमें संभोग के दौरान आपको समझ लो आपके पीनिस को इरेक्ट होना चाहिए था, और आप इतना ज्यादा नशा, गांजा, अफीम वगैरह पी लिए हो कि आपका इरेक्टाइल टिश्यू इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है किसी ड्रग के प्रभाव के वजह से, तो ये इरेक्टाइल टिश्यू धीरे धीरे क्या होंगे? खराब होने लगेंगे। तो इरेक्टाइल टिश्यू का डिसफंक्शन ऑल्सो इज अ मेजर रीजन फॉर टेकिंग ड्रग्स। ठीक है फाहिम, डोंट फील बैड, इट इज ओनली बिकॉज वो क्वेश्चंस जो नहीं पूछना चाहिए वो ना पूछा जाए। और मैंने कहा था कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको लगता है कि हाँ ऑनलाइन पूछा जा सकता है तो जरूर पूछिए, वरना मैंने नंबर इसीलिए दे रखा है, जिससे कोई फालतू की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी सवाल है तो उसे वो नंबर पे पूछा जाए। ठीक है? आप
मतलब बहुत लोगों को ये तस्वीर देख के भी अजीब सा लगता है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और साथ ही साथ इसके ऊपर पूरी एक डिपार्टमेंट होती है हॉस्पिटल्स में जिसका नाम है यूरोलॉजी, यूरिनरी ट्रैक्ट। पेशाब के जाने के रास्ते में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो यही रास्ता है वो, ठीक है ना, क्योंकि इसी में आके आपका यूरेटर भी आके मिलता है। अभी तो ये स्पर्म वाला मिल रहा है टेस्टिस का, और वहीं से आपके किडनी से आता है और यूरेटर भी मिलता है, तभी मूत्र एक ही रास्ते से निकलती है, यूरेथ्रा से, यूरेथ्रल ओरिफाइस से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनुष्य के प्रजनन तंत्र के बारे में आप सभी को अच्छे से जानकारी मिल गई है। एक बार प्लीज बताएं, वरना किसी को अगर कहीं डाउट है तो मैं पूछूंगा, आई विल टेक द क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज डोंट फील बैड एनीबडी, जल्दी से बताएं। दीपा कॉल क्लियर? गाइस जल्दी से रिप्लाई करो, प्लीज बी फास्ट, इट्स टाइम नाउ। एंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंड्रोजेंस, ठीक है। शैली क्लियर? जल्दी से, बिकॉज इट्स टाइम, आई नीड टू लीव नाउ। कल हम स्टार्ट करेंगे अपने बाकी के टॉपिक्स जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी सब होगी। उसके लिए आपकी एक कंबाइंड क्लास होगी 7 के साथ, उसके बाद फिर हम 7 को कंप्लीट करेंगे। जीएस का जीएस 6 की आखिरी टॉपिक होगी जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी चीजें कराएंगे, और इसके बाद हम लोग बाकी की चीजें करेंगे ना जीएस 7 में। कोकोनट पीने से वाटर का पानी, कोकोनट वाटर पीने से टेस्टिस क्यों बड़ा हो जाता है? सुभाष, कोकोनट वाटर पीने से इसलिए टेस्टिस बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें कोआगुलेटिंग नेचर होती है। कोआगुलेशन नेचर मतलब ऐसे धीरे धीरे फूलेगा, ठीक है ना। एंड वो लिक्विड एंडोस्पर्म है जो हम मर्दों के लिए जरूरी नहीं है, नहीं लेना चाहिए। हाइड्रोसील करा देता है, आपके टेस्टिस में पानी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। वो वाटर हमारे बॉडी में एंटर नहीं करती कोकोनट के अंदर का, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गिव अ प्रॉपर रिप्लाई, इज इट क्लियर, कैन आई लीव, हाउ वाज द सेशन? जल्दी से रिप्लाई करें। या आपको मजा नहीं आया रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के? बी फास्ट। अभिषेक, सुभाष, आई नीड द रिप्लाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अभिषेक, दीपक, बाकी लोग सो गए? क्लियर है? चलिए इसी के साथ मैं आज के इस क्लास को खत्म करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ, एक नए नए तो नहीं, इसी टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, और सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है प्लीज एक बार घर जाके रिवाइज भी किया करें, ठीक है ना। फीमेल में ऐसा नहीं होता मनीषा, फीमेल का अपना अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो मैं कल बनाऊंगा, ठीक है ना। फीमेल का जो ओवरी है, जो गर्भाशय है, वो फीमेल, ये मर्दों का है, ठीक है ना। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, फिर आज के इस सेशन से मैं यहीं विदा लेता हूं। कल मिलते हैं फिर। टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आपका दिन शुभ हो।